नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं कंटिन्यू कर लेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न हमारे पास है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, तो इसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, तो इसकी एक ऑटोनॉमस इकाई जो होती है ना, स्वायत्त निकाय के जो स्टैट्यूटरी स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना किस वर्ष में है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो बना था 2002 का, उसके अंतर्गत ये एनबीए जो है इसकी स्थापना की गई थी 2003 में, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है इसका कभी कभी पूछते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो ये दिल्ली वगैरह में नहीं है, ये चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु में, तो इसको ध्यान रखना जरूरी है आपको। अगला देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के अंदर पैरा शूटिंग की जो कैटेगरी है उसमें जो है किसने अवार्ड जीता है। ठीक है, तो जो हमारे ये पैरालाइज कैटेगरी वाले प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें शूटिंग में जीता था यहाँ पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड अवनी लेखरा ने। तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। एक पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, तो इसके लिए 2019 में निम्न में से किस राइटर को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो नॉन फिक्शन की कैटेगरी होती है ना पुस्तकों की, उसके अंतर्गत। तो ये पुस्तक लिखी थी ये जो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शशि थरूर, है ना, इनकी पुस्तक है। अगला देखें कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो शंभू महाराज जी जो हैं ये फेमस कथक नृतक हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। अगला देखें कि 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राज्य इन 3 में नहीं है? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, इन राज्यों का जो है स्थापना दिवस था एक तरीके से। तो अभी 2022 में 50वां इनका स्थापना दिवस मनाया गया है। नागालैंड जो है ये इसका उत्तर करेक्ट नहीं है। नागालैंड का जो स्थापना का तिथि है वो क्या आपको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं क्या? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान, थोड़ा यहाँ पे शायद गलत है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि किस जो कैटेगरी है यहाँ पे ना, इसके लिए कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश में दिया जाता है और इसमें जो है शास्त्रीय नृत्य, प्लास्टिक्स आर्ट्स के लिए और शास्त्रीय संगीत यानी कि जो म्यूजिक है, इन तीनों कैटेगरीज में मिलता है। कठपुतली जो है, जो हमारी पपेट्री होती है, इसके लिए नहीं मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? ठीक है, तो ज्योग्राफी में आपने जो है ओशनिक शेल्फ या कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं इसके बारे में पढ़ा होगा। तो दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आर्कटिक ओशन वाला हमारा ये शेल्फ है ना, साइबेरियन शेल्फ, ये सबसे बड़ा है, तो इसको चुनेंगे हम। इनमें से देखिए कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, यानी कि नॉमिनेट किया गया। तो आपको पता होगा कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा है यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, जो साहित्य, कला, ये सब के हमारे क्षेत्र होते हैं इनमें, ठीक, सोशल वर्क वगैरह जो है। तो पहली ऐसी नृत्यांगना जो थी भरतनाट्यम की बेसिकली नृत्यांगना थी रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, ये इधर आपका जो है तमिलनाडु का जो स्टेट है यहाँ संबंधित थी। तो इनको जो है सबसे पहली ऐसी नृत्यांगना हुई जिनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ये है ना संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे सितार नहीं, मतलब
छोटा गिटार के स्वरूप का एक यंत्र होता है, ठीक है। तो इसको एक हमारे फेमस इसके वादक थे शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है। तो इनको जो है क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही जो है संतूर वाद्य यंत्र को पॉपुलर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान ये है अनुच्छेद 15 में, ठीक है, जहां पर ये लिखा है कि देखिए ये 5 ग्राउंड्स हैं, इनको ध्यान से रखिएगा, कभी कभी ये ग्राउंड्स पूछे जाते हैं आपसे। तो इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, तो इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो ग्राउंड्स है वहां पे स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं, ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है, ठीक है, जो लाइमस्टोन होता है। तो बेसिकली ये बोरा केव्स जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे देखेंगे तो लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट्स किसके हैं? लाइमस्टोन के, ठीक। तो इस वजह से इसको इस नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से जो है द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो द रोड अहेड ये पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी बिल गेट्स की, ठीक है, जो फाउंडर किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, इनके पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था, ठीक। तो देखिए जुलाई 2021 में क्या हुआ था कि कुछ जो है नई मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया गया था, है ना, रीशफल करके, और एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है उसका भी निर्माण किया गया था, जिसके मिनिस्टर का अभी कौन है? अमित शाह, ठीक, ये भी ध्यान रखिए। और जो है तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान के पास जो है जुलाई 2021 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय, ठीक है, ये जो है ये था। तो इसके बाद अब इनको जो है एजुकेशन और ये स्किल वाला जो मिनिस्ट्री है इसका मिनिस्टर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा डांस फॉर्म होता है भरतनाट्यम, ठीक है, ये किसको डेडिकेट होता है? टेम्पल्स को, ठीक, और इसको पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता था। देखिए फूड चेन के बारे में पढ़ते होंगे तो यहाँ लिखा है वही कि खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पे मिलीपेड, स्प्रिंगटेल, वुड लाइस, गोबर वाली मक्खियां और स्लग शामिल हैं जो मृत या सड़ने वाले पौधों या जानवरों को खाते हैं, ठीक है। तो देखिए फूड चेन के बारे में आपने देखा होगा कि पहले जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, घास वास जो होती हैं, ठीक, फिर कंज्यूमर्स हो गए प्राइमरी, फिर उसके बाद इधर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो आगे कार्निवोरस वगैरह, ठीक है, फिर ओमनीवोरस जैसे हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे जो हमारा फूड चेन चलता है तो उसके बाद में हम देखेंगे कि अब एंड में आके जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि जो ऐसे पौधे या जो और हमारे ये ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड हो गए हैं ना, मृत हो गए, ठीक है, तो इनको डीकम्पोज करने का काम यहाँ पे किया जाता है। जो यहाँ पे हमारे ये लिखे हुए ना बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक। तो इसमें जैसे एक और आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे चील वगैरह भी इसमें शामिल होती है ना, कि जो डेड हो जाने के बाद जो फूड चेन में हमारे रिमेनिंग्स बचते हैं, है ना, उनको डीकम्पोज करते हैं, ठीक, उनको खाते हैं। तो इनको बोलते हैं डेट्रिटिवोरस, है ना, अपरद भोजी हिंदी में शायद इसको कहा जाता है, ठीक। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा इसमें। एक बार इसका जो फूड चेन है पूरा इमेज आप एक बार फिर से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा वहां से। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है, तो बहुत कम घनत्व वाली एक नरम यानी कि इसकी डेंसिटी जो है काफी कम होती है और एक कह लीजिए मैलिएबल हमारी जो मेटल है एक तरीके से, है ना, और चांदी की तरह एक धातु है जो सिल्वर होता है उसी की तरह है, जो पानी के साथ जो है सख्ती से प्रक्रिया करती है और हवा में जल्दी से खराब हो जाती है। अगर एयर में एक्सपोजर है इसका तो बहुत जल्दी डीके हो जाएगा, ठीक। तो 3 जाहिर सी बात है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में थोड़ा भी पता होगा तो 3 किसका होता है? पहला हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम आता है, ठीक। तो यहाँ पे लिथियम के बारे में बात हो रही थी। तो ये सब इसकी करेक्ट ये देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर नीचे तक पूरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये सब लिखी है। तो बी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे वर्क्स डिफाइंड होते हैं ना गवर्नर के, जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं जो सरकारी कार्य हैं एक तरीके से, है ना। फिर लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक, कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं जैसे पार्डन वगैरह वाला। ठीक है, तो कार्यकारी हमारी जो शक्तियां हैं राज्यपाल की, ये किस अनुच्छेद में मिलेंगी? 154 में। ठीक, कौन सा जल निकाय, यहाँ पे देख लीजिए, ये इतना इसका वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा जो है वो बनाता है। ठीक, तो जैसे देखते हैं ना कि 3/4 मोस्टली अर्थ पे हमारा वाटर ही है, तो इस 3/4 का लगभग जो है 4.3% हिस्सा बनाता है। कौन सा हमारा जो इसमें से महासागर है? तो ये है आर्कटिक ओशन। ठीक, इसकी ये जो है विशेषताएं लिखी थी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मई 2021 में M.R. विजय भास्कर बनाम निम्न में से किसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा, यानी कि ऑब्जर्व किया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, ठीक, तो इसकी स्वतंत्रता भी अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्टिंग तक फैली हुई है। मतलब कि जो जिसमें न्यायाधीशों द्वारा दी गई मौखिक टिप्पणियां भी शामिल है। तो जैसे कोई जजेस वगैरह केस को हियर करते हैं तो उस संबंध में वो वही चीज़ या ऐसी चीज़ों का ही जो है उच्चारण करें या उसके बारे में बात करें जो हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो प्रावधान है ना, उससे बाहर जो है वो बोलना उचित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किस मामले में किया गया? M.R. विजय भास्कर बनाम ये मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में। ठीक, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि NCERT जो होता है, इसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो NCERT की जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक, तो ये कहाँ पे संस्थान है हमारा? न्यू दिल्ली में। इसके एक डायरेक्टर भी हैं जिनका नाम है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, इनको फरवरी 2022 में भी अपॉइंट किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है, किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड, उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योगों में किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे म्यूरिएटिक एसिड जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा फटाफट कॉमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? ठीक है, तो ये पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी किसकी? हमारा जो बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में CBI की प्रस्तुति के अनुसार, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, तो इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो इन्होंने प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट को, उसके अनुसार 8 भारतीय राज्यों ने अपने क्षेत्र में, यानी कि जो स्टेट्स की टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके अंतर्गत जांच करने के लिए CBI को अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा राज्य उनमें से एक नहीं है? ठीक है, तो देखिए CBI को किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए एक सामान्य सहमति, यानी कि इंग्लिश में उसको जनरल ये कंसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब ग्रांट किया जाता है स्टेट के द्वारा CBI को, तब जाके वो उस स्टेट में जो है इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे नवंबर 2021 तक 8 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये जनरल कंसेंट जो है वो वापस ले लिया है, मतलब कि CBI से वो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे एक तरीके से बैन किया गया इनको। ठीक है, तो उस 8 राज्यों में अगर हम देखेंगे तो 3 हमारे पास यहाँ पे है, मिजोरम, झारखंड, केरला। इसके अलावा जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनके नाम आप जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, कर्नाटक इसमें से एक नहीं है, और अभी रिसेंटली जो है एक और राज्य इसमें शामिल हो गया, 9 हो गए टोटल, मेघालय। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो स्टेट बचे हैं जरा बताइए तो कमेंट करके। नर्तकी नटराज, ठीक है, तो ये कौन से इसमें से नर्तक हैं जिनको पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बनने का जो है वो सम्मान मिला है? ठीक है, तो जो हमारे थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स, तो नर्तकी नटराज एक हैं, इनको पद्मश्री मिला है और ये डांसर है भरतनाट्यम के। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा इनका, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है? ठीक है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का कितना है माइनस टोटल हमारा जो
रिसिप्ट्स यानी कि प्राप्तियां हैं उसमें से किसको एक्सक्लूड करना है, जितनी भी हमारी बोरोइंग्स हैं यानी कि उधार जितना लिया गया है, ठीक। तो इसका इक्वल्स टू जो होगा ये हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा किसी वित्त वर्ष के दौरान जो होता है वो हो जाएगा। अगला देखिए, कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार जो कि हमारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न हैं इनके प्राप्त करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। पंडित भीमसेन जोशी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये दोनों ऐसे जो हैं भारत के कलाकार, इनको जो 4 के चारों हमारे अवार्ड्स हैं ये मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन को चुनेंगे। एक पुस्तक लिखी गई थी ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखा गया था, जो कि राज्यसभा के एक सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके थे, ठीक है। तो ये पुस्तक है खुशवंत सिंह जी की, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि निम्न में से किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाएगा, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाएगा और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाल गोभी हमारी की जो ये रेड कैबेज होती है ना पत्ते वाली, तो इसमें देखेंगे तो हमारा एंथोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो मान लीजिए किसी एसिडिक सब्जी में उसको मिलाइएगा तो गुलाबी या लाल हो जाएगी उसकी पत्तियां, ठीक है। कोई न्यूट्रल हमारा है तो उस पर बैगनी होगा, और अगर बेसिक है कोई, है ना, तो उसके साथ नीला या हरा कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णक ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो एंथोसाइनिन पाया जाता है इसमें, ठीक। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, यहाँ के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपने दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ा होगा, जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे भारत 1911 में जो हुआ, ठीक। तो इस जो ये दरबार हुई ओकेजन जो हुआ, तो यहाँ पे ये इंडियन सिंगर है एक, इनका नाम क्या है हमारा, जानकी बाई, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इनको जो है उनके समकालीन जो ये गौहर जान जो है इनके साथ यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला था। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, इसको जो है पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से संबंधित थी, तो प्रयागराज से यानी कि इलाहाबाद। अगला है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं इनकी लिस्ट आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल ये शेषाचलम जो है ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई 1931 में, ठीक है, लंदन में, तो यहीं पे देखेंगे तो महात्मा गांधी जी भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। उसके साथ साथ सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये सब भी थे इसमें। मौलाना आज़ाद यानी कि अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इस मीटिंग में शामिल नहीं थे। अगला देखिए, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, ठीक है। तो ये एक संस्थान था जिसकी स्थापना किसके, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी, ठीक है। किसके लिए, इसका जो पर्पस था कि जो अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस की जाती थी इन सबको इरेडिकेट करना अमंग द दलित पीपल, है ना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो इसका जो हरिजन सेवक संघ से पूर्व नाम क्या था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि एक स्टेटमेंट है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है, किसके द्वारा व्यक्त किया गया था। नेहरू इज एन पैट्रियट वाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। तो ये स्टेटमेंट है, आपने मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़ा होगा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये जो 2 पॉलिटिकल लीडर्स थे इनके बारे में ये इनका कथन था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ठीक है। तो बेसिकली जो 1942 का हमारा क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा गया, ठीक है, ये चर्चिल के द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे उनकी अध्यक्षता में, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 2 का ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, तो यहाँ पे भारतीयों के साथ जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक था उन सब के संबंध में जो है चर्चा के लिए इस मिशन को भेजा गया। तो भारत में कांग्रेस जो थी उस समय पे, उसकी तरफ से जो ऑफिशियल नेगोशिएटर्स थे क्रिप्स मिशन के साथ वो थे ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ये 2 लोग। ऑप्शन ए करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ, तो इसके दौरान जो देखेंगे आप कि बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में जो ये नेशनल फ्लैग होस्ट करने की घटना पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो इसी सब आंदोलन से यहाँ पे काफ़ी चर्चा में रही थी अरुणा आसफ अली जी, तो इससे ये संबंधित रही है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट था। अगला देखिए, किस संवैधानिक निकाय को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? ठीक है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये 5 वर्षों का जो एक कितना भी जो हमें डिवोल्यूशन करना है सेंट्रल से टैक्सेस वगैरह का जो हमारा अमाउंट है वो स्टेट्स को, तो ये सब रिकमेंडेशन ये जो हमारा वित्त आयोग है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ही जो हमारा फिस्कल फेडरलिज्म है यानी कि राजकोषीय संघवाद है केंद्र और राज्य के मध्य, इसका संतुलन चक्र इस बॉडी को कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत और किस देश के बीच रेड क्लिफ रेखा का सीमांकन किया गया था? ठीक है, तो जितने भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके कुछ नाम जैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और ये इधर पाकिस्तान का जो रीजन है इसको कहा जाता है। ठीक है, एक जो स्पेशलिस्ट थे इनका नाम था ये रेड क्लिफ। ठीक है, तो उनके नाम पे ही इन्होंने चूंकि डिमार्क किया था इस लाइन को, जो बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब पार्टीशन हुआ, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। जैसे चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये सब नाम ध्यान रखा करिए। अगला है OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का इनमें से कौन सा संक्षिप्त नाम है? ठीक है, तो आजकल जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कि जितने भी हमारे जितने कह लीजिए शोज़ वगैरह हैं, मूवीज़ हैं ना, तो इन सब का जो ब्रॉडकास्ट है वो किस पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे किया जा रहा है। जैसे अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स हो गया है ना, हॉटस्टार, ये सब जो है क्या है हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो इंटरनेट के माध्यम से इस पर जो चीज़ें हैं लोगों को अवेलेबल हैं, ईजिली वो देख सकते हैं। तो OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसको बोलते हैं ओवर द टॉप, है ना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्न में से किसने महिलाओं के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? ठीक है, तो इनका नाम है महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे। शॉर्ट फॉर्म में आपने DK कर्वे के नाम से इनका नाम काफी सुना होगा। तो इन्होंने सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वुमेन्स के लिए उसको स्टैब्लिश किया था। अब कहाँ पे और किस वर्ष में किया था, जरा ये कॉमेंट करके बताइए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 के भी हाल ही में आई थी। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कुल मैंग्रोव क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट से। तो पिछली रिपोर्ट कब आई थी? 2019 में आई थी। तो 19 से लेकर 21 तक में जो हमारी मैंग्रोव वनस्पति, जैसे ये सुंदरबन डेल्टा में जो काफ़ी ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं ना, कोस्टल रीजन्स में, आपको इसके बारे में पता ही होगा। तो इसमें वृद्धि जो हमारी हुई है वो लगभग 17 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। ठीक, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। 2019 की तुलना में ISFR 2021 में किस राज्य में मैंग्रोव में जो है वो कमी आई है? ठीक, तो रिड्यूस हुए हैं हमारे मैंग्रोव्स के एरिया स्टेट ऑफ गुजरात में। भारत के कितने राज्यों में मैंग्रोव के क्षेत्र जो हैं वो मौजूद हैं? ठीक है, तो ISFR की रिपोर्ट के अनुसार ही हम अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, है ना, और कौन सा बच गया, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हमारे कुल जो 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मैंग्रोव्स की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसमें जैसे अंडमान निकोबार के आइलैंड हैं, ठीक है, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। दमन दीव का एरिया जो हो गया, पुडुचेरी है ना, तो यहाँ पर भी ये हमारे मैंग्रोव जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला देखिए कि ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ही भारत में कितने नंबर ऑफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनकी संख्या हमको बतानी है, यानी कि पहाड़ी जिलों की संख्या। तो जो हमारे ये पहाड़ी स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे राज्यों के अंतर्गत कुल जो हमारे अधिसूचित जिले हैं जिनकी संख्या है 140, है ना, ये टोटल नंबर ध्यान रखिएगा। अब अगला है वही ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार ही भारत में आदिवासी जिलों की संख्या कितनी है, यानी कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो हैं, तो इनकी संख्या है 218। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक यहाँ पे सजेशन ये है कि ISFR की जो रिपोर्ट है इसकी समरी प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है अभी 2 साल में एक बार आती है, तो अभी 2021 में ही आई है। ठीक है, तो अभी जो जितने भी एग्जाम्स होंगे इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स इसको कवर करें आप यहाँ से, और अभी इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।